नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। यूपी में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट कर क्राइम ग्राफ को शेयर किया है और कहा है कि यूपी में अपराधों की दोगुनी रफ्तार बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। एक ग्राफ शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। उन्होंने योगी सरकार पर अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया है। एक ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी रफ्तार से आगे भागता है। इसी के साथ ही उन्होंने लिखा है कि यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है जो उन्होंने शेयर किया है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, लेकिन अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सरकारों पर तांडव कर रहा है। जो उन्होंने ग्राफ शेयर किया है उसके मुताबिक रविवार यानी 23 अगस्त को गोरखपुर में मां बेटी की हत्या हुई, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला का शव मिला, बरेली में मासूम की हत्या, कौशाम्बी में व्यापारी पर हमला। इसी के साथ ही चित्रकूट में मजदूर की हत्या, मुजफ्फरनगर में हत्या और वाराणसी में गैंगरेप की वारदात हुई। और वहीं इस चार्ट के मुताबिक सोमवार यानी 24 अगस्त को बलिया में पत्रकार की हत्या, गाजियाबाद में युवक पर हमला, बागपत में दलित छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, बाराबंकी में युवक की हत्या, बिजनौर में युवक की पीट कर हत्या, सुल्तानपुर में सिपाही की हत्या, फतेहपुर में युवक की हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सचिन रावत कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। जी सलोनी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ग्राफ शेयर किया है ट्विटर के जरिए जिसमें योगी सरकार पर हमला बोला गया है। देखिए सलोनी जी, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो इन्होंने चुनाव के समय एक नारा दिया था कि ना रहेगा गुंडा राज, ना रहेगा जंगल राज, और इन्होंने भय मुक्त प्रदेश की जहां तक बात कही थी चुनाव के समय। जनता ने पूरा माइंडेट इनको दिया, ये लोग सरकार में आ गए और 2017 से लेकर के 2020 चल रहा है सलोनी जी। उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो गया है, आज भय युक्त प्रदेश हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं है सलोनी जी जिस दिन हत्या, अपराध, लूट ना हो उत्तर प्रदेश में। आपने देखा है कि कैपिटल स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश हत्या, लूट, अपहरण के मामलों में। और एनसीआरबी का डाटा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इससे पहले भी एनसीआरबी के डाटा को उन्होंने सरकार के सामने प्रस्तुत किया। आज भी उन्होंने सरकार से सवाल किए हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज क्यों होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो संरक्षित जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सर जो हत्याएं कर रहे हैं। क्या समझा जाए, उत्तर प्रदेश में आज तो बेटियां, महिलाएं, आम लोग, पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। तो क्या समझा जाए, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली चल रही है, कई जगह इन्होंने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया, लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम चल रहा है सलोनी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री की आवास के कुछ थोड़ी दूर के पास में ही युवक की हत्या हो जाती है। यहाँ पे आए दिन अपराध चरम पर है। कहीं ना कहीं जो सोची समझी साजिश के तहत जो अपराधे हो रही हैं, ये बहुत ही बड़ा सरकार के सामने सवाल है। अगर नैतिकता है योगी आदित्यनाथ जी में तो उनको तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने में वो पूरी तरह विफल है। 3 साल में जो जंगल राज तब्दील हो गया है उसको सभी लोगों को मालूम है।
कोई भी जिला छूता नहीं है इनके जंगल राज से सलोनी जी। जी सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक विपक्षी दल होने के नाते आपकी पार्टी की ओर से क्या किया जा रहा है? सचिन, क्या आप तक आवाज जा पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी की ओर से, विपक्षी दल की ओर से क्या किया जा रहा है? सचिन, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। इस बार आपको बता दें कि लगातार जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं यूपी में अपराध के, उन्हीं को लेकर निशाना साधा गया है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट भी शेयर किया है। ट्वीट में अपने ग्राफ शेयर किया गया है। दरअसल 2 दिनों का यहां पर ग्राफ उन्होंने शेयर किया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त और 24 अगस्त का ग्राफ शेयर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार यूपी में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? देखिए, यूपी के बलिया जनपद के फेफड़ा थाना क्षेत्र में एक पत्रकार की इस तरीके से हत्या हुई है और उसके बाद जो विपक्षी दल है उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी की प्रभारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का स्तर उससे तेज भागने लगता है। हालांकि मामले में बलिया पुलिस का कहना है कि ये पटीदारी का मामला था, पुरानी रंजिश का मामला था और जो पत्रकार है रतन सिंह, उनका अपने पटीदारों से वाद विवाद चल रहा था। पिछले साल दिसंबर में भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, लगभग 26 दिसंबर को। उसके बाद दोनों तरफ से मुकदमा लिखाया गया था, लेकिन रतन सिंह पर जो मुकदमा दर्ज था वो गलत पाया गया था। इसी में से 5 अभियुक्त जो हैं उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने रतन सिंह की हत्या करी है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुरानी रंजिश थी, पटीदारी का मामला था और 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो प्रभारी निरीक्षक है फेफना थाना के उनको निलंबित कर दिया गया है। जी पुनीत मोहन, लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अधिकारी भी शिकार हो रहे हैं और वहीं आप से जानना चाहेंगे, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ग्राफ शेयर किया है उसके अनुसार 24 अगस्त को प्रयागराज में सपा नेता पर हमला हुआ था, तो ऐसे में अगर नेता भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? देखिए, सीधे तौर पर प्रयागराज में 23 तारीख को पुनीत पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पैर छूने के बहाने किसी ने उनके ऊपर फायर किया है और उसके बाद एक मामला बीतता नहीं कि दूसरा मामला शाम तक बलिया से आ जाता है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जिला संवाददाता था, पत्रकार था रतन सिंह, उसकी हत्या हो जाती है। सचिन रावत, कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन रावत, आपसे जानना चाह रही हूं कि एक विपक्षी दल होने के नाते आपकी पार्टी की ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, आपने देखा है कि आदरणीय श्री अजय लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आज वो निकल रहे हैं आजमगढ़ में, जो वहां पे जो बीडीसी सदस्य हैं यादव जी, उनकी जो हत्या हुई है, और बलिया में जो पत्रकार हैं सिंह साहब, उनकी जो हत्या हुई है, तो उनसे परिवार से मिलने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन किया है। और लगातार जो कानून के मामले में अगर विपक्ष सरकार से सवाल उठाता है तो उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को ये लोग एफआईआर करके जेल भेजने का काम करते हैं। आज विपक्ष अगर सरकार से सवाल करता है सदन में, तो ये लोग सदन में उनकी बात को हंसी मजाक की ठोली में उड़ा देते हैं। 3 दिन सत्र चला और लगातार सरकार से सवाल किया। आदरणीय मोना जी ने, जो विधानमंडल दल नेता हैं, उन्होंने सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकार मौन रही हत्याओं के मामले में। आपने देखा है कि इससे पहले ब्राह्मण समाज के जो लोगों की निर्मम हत्या की जा रही थी, उसके लिए 600 से ज्यादा जो 3 साल में जो ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए हैं, इससे पहले दलित समाज के जो लोग मारे जा रहे थे, तो ये कौन से समाज को ये लोग सुरक्षित करने आए हैं? मैं तो इनसे ही सवाल करना चाहूंगा कि आज जो है ये किसी भी समाज, इन लोगों ने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज कौन लोगों का विकास हो रहा है? मैं तो यही समझना चाहता हूं कि अगर हत्याएं, अपराध, लूट अगर बढ़ता जाएगा तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिक नहीं सुरक्षित है, तो नेता, अधिकारी, पत्रकार के साथ साथ और कौन लोग सुरक्षित रहेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है सलोनी जी। जी, वहीं अगर दूसरी बात की जाए, जो पत्रकार की हत्या हुई है उस मामले में 10 लाख रुपए का सहायता राशि भी सीएम योगी की ओर से दी गई है। ऐसे में क्या सहायता राशि से ही काम चल सकता है या फिर और कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे?
देखिए, आपने देखा था कि गाजियाबाद में एक पत्रकार साथी की हत्या होती है, उसके बाद में एक और पत्रकार साथी की हत्या होती है और कल बलिया में पत्रकार साथी की हत्या होती है। 12 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करवाई जाती है योगी सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा। सलोनी जी, अगर आप भी अगर प्रश्न पूछेंगी तो कल को ये लोग आपके साथ भी एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि सरकार से अगर कोई जवाब मांगेगा तो सरकार या तो उसको मरवाती है या तो एफआईआर लिखवाती है। तो इन लोगों की जो कार्यशैली है, जो मंशा है, वो पूरी तरीके स्पष्ट है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करके अपना राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उस राजतंत्र में जो इन लोगों ने राम राज की कल्पना की थी, मैं तो यही कह रहा था सलोनी जी, जिस दिन राम मंदिर के ये लोग पूजा कर रहे थे, निर्माण कराने की बात कर रहे थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था, तो मैं समझता था कि उत्तर प्रदेश में उसी दिन से हत्या, लूट, अपराध सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से और अपराध लोग चरम पर हो गया। जो इन्होंने रामराज की कल्पना की थी, अगर ऐसा रामराज ये लोग लेकर के आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा रामराज नहीं चाहिए जहां पे माँ बेटियां और जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सुरक्षित ना महसूस कर सकें। तो सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके संवेदनशील है लोगों के प्रति। सचिन रावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज रिया से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया को सम्मन भेजा जा सकता है। सीबीआई की ओर से गेस्ट हाउस में पिठानी और नीरज से पूछताछ जारी है। मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। जांच एजेंसी पूरी तरह से एक्शन में है और आज मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। रिया के अलावा उनके परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है और इसी के साथ ही पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी रिया और उनके परिवार से पूछताछ की थी। वहीं सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह मंगलवार को भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये 5वां दिन है आज पूछताछ का और इसी कड़ी में जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि आज रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। उनके परिवार से भी बातचीत हो सकती है, पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से सीबीआई लगी हुई है, एक एक एंगल को खंगाला जा रहा है, हर एंगल से पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि डमी टेस्ट भी किया गया है। सीबीआई अपनी तरफ से हर वो कोशिशें कर रही है जिससे कि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं परत दर परत उतरती जा रही है। सभी को, पूरे देश के आवाम को इंतजार है कि आखिर इस आत्महत्या का रीजन क्या रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आज 5वां दिन है सीबीआई जांच का। जी सलोनी जी, जाहिर सी बात है आज 5वां दिन है, लेकिन जिस तरह से कल जो है सिद्धार्थ पिठानी ने तमाम बड़े खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंधों को लेकर, वो कहीं न कहीं बड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन आज की जांच के बारे में बता दूं कि सीबीआई जो है आज सबसे पहले सुशांत के हाउस मैनेजर सोमेल को भी सम्मन दे दिया। वही तो लगातार तीसरी बार जो है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज दीपेश को जो है डीआरडीओ कैंपस में बुला लिया और उनकी पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पोस्टमार्टम में देरी की गई थी उसका भी जो फोरेंसिक टीम ने जिक्र किया है और ये बताया है कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो काफी देर से किया गया था, इसकी वजह से तमाम जो जानकारी निकलनी थी वो निकल नहीं पाई। जिस तरह से बताया जा रहा था कि सुशांत ने जो ड्रग्स लिया था उसका खुलासा हुआ है कि सिद्धार्थ ने ड्रग्स नहीं लिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंधों के बीच में जो तमाम खुलासे किए हैं वो आम चौंकाने वाले हैं। इसलिए सीबीआई जो है अब तीनों चारों लोगों को इकट्ठा करके वापस से पूछताछ कर रही है। तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी, ये भी जानकारी मिल पा रही है। दूसरा ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज रिया को सम्मन भेजा जा सकता है, क्योंकि कल भी ये कयास लगाए जा रहे थे
कि रिया को समन भेजा जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है। हालांकि कल रिया के वकील ने साफ इनकार कर दिया था कि अभी तक कोई समन नहीं भेजा गया है, अगर भेजा जाता है तो सहयोग किया जाएगा। देखिए, रिया को सम्मन भेजने वाली बात तो कल से ही चल रही है। उनके वकील बार बार ये कर रहे हैं कि हमें अभी तक सम्मन नहीं मिला है, लेकिन सीबीआई ये कर रही है कि सम्मन भेजा जा चुका है। ऐसे में सीबीआई पूरी तरह से आश्वस्त है कि रिया चक्रवर्ती को जब भी बुलाना होगा वो बुला लेगी, लेकिन तब तक सीबीआई ये जानना चाहती है इन चारों लोगों को जो उस वक्त मौजूद थे उनके जो है जो उन्होंने जानकारियां दी है वो कितनी समानता रखती है। उस समानता को देखते हुए बार बार जो है इन चारों शख्स को कभी अलग अलग तो कभी एक साथ जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सुशांत के दोस्त ने जो खुलासा किया है वो काफी अहम है और बहुत बड़े खुलासे किए हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई है, सुशांत की जिंदगी बिल्कुल बदतर हो गई है, क्योंकि सुशांत जो है अपने कामों से मन हटाने लगे हैं। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि सुशांत का जो क्रेडिट कार्ड है वो रिया चक्रवर्ती यूज करती थी और लाखों में शॉपिंग करती थी। तीसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जब से जनवरी में जब उनका साथ छोड़ के गई थी कुछ दिनों के लिए, उस वक्त भी सुशांत कई बार रोए हैं। रिया चक्रवर्ती को कई बार मनाने की उन्होंने कोशिश भी किया था। इस बीच सुशांत जब अकेले पड़ गए थे तो उन्होंने वापस से पिठानी को बुलाया था और जब पिठानी वापस अपने घर से उनसे मिले थे तब भी उनके सामने गले में मिलकर उन्हें रोए थे और उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती छोड़कर चली गई हैं। उसके बाद से सिद्धार्थ सुशांत ने यह फैसला लिया था कि फिल्मों में काम नहीं करेंगे, बल्कि उनका एक प्रोजेक्ट था कृषि को लेकर जो मिशन 150 था उसमें वो काम करना चाहते थे। तो तमाम बातें खुलकर सामने आई है। इसी को लेकर सीबीआई जो है लगातार उन चारों शख्स को दोबारा से बुलाकर क्रॉस चेक करना चाहती है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन किन बातों से लिंक करता है। ठीक है सत्य प्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत मामले से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा जा सकता है। हालांकि सीबीआई की ओर से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सम्मन भेजा जा चुका है। वहीं देश भर में बारिश का कहर जारी है, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। हरियाणा, हिमाचल और यूपी में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पूरा देश बारिश की वजह से त्राहिमाम है। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ जहां कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बारिश का कहर। देश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों को हताहत होना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी कि 25 से 27 अगस्त तक दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। देश के उत्तरी भागों में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 26 और 27 अगस्त को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहां गुजरात में भी 27 और 28 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में इस हफ्ते अधिकांश भागों पर मौसम कमजोर रहेगा। 27 और 28 को महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी हैं, उन्होंने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मैदानी भागों की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे अगले 1-2 दिनों तक बारिश हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते
लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कहीं भूस्खलन है, कहीं भारी बारिश से सड़कें लबालब हैं, यातायात प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरियाणा, हिमाचल और यूपी में भी भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात की सड़कें, आपको बता दें कि नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। कई लाख लोग भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते प्रभावित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गिरीश चंद्र उत्तराखंड से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरीश चंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए भी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जहाँ विभाग ने जो अलर्ट यहाँ पे जारी किया है, वहीं हम बात करें पोखरी बिलौक की ताली गांव में जो रात यहाँ पे बादल फटे हैं और यहाँ पे जो एक कनिष्ठ अभियंता और तीन जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं। कनिष्ठ अभियंता की यहाँ पे मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे रेस्क्यू कार्य यहाँ पे किया गया है और उसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में भर्ती कराया गया है। आपको बताना कि के बाद प्रशासन मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंच चुका है। जी, अभी क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया। प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया, लोगों को सावधानी बरतने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। ठीक है गिरीश चंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हैं। आपको बता दें कि सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई है। भारी बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर से संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए भी अगले 2-3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सुनील, देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है और मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा भारी बारिश और कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। और वहीं पे मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा के भोंगड़ा में 36 सेंटीमीटर, घाटोल में 30 सेंटीमीटर और वहीं केसरपुरा में 27 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो भी राहत कार्य की टीमें हैं उनको अलर्ट को मोड पर रख दिया गया, स्टैंड टू मोड जिसे कह सकते हैं। वहीं पे जो आर्मी की टुकड़ी पड़ी है राजस्थान में जयपुर में, उनको भी स्टैंड टू मोड पर रखा गया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सभी टीमों को राहत कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के लिए लगा दिए गए हैं। सलोनी। संदीप अग्रवाल, वहीं अगर बात करें रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या प्रबंध किए गए हैं? संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। न्यूज़ एट 12:30 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।